हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। तो बेटा आप मेरे साथ एक्सक्रीशन चैप्टर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं और एक चैप्टर एक लेक्चर बेटा इस चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है, मुझे समझ आता है, मुझे इस तरीके से लगता है कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया होमियोस्टैसिस का कंसेप्ट, आपको जो पढ़ाया गया कंप्लीट अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको क्लैरिटी, उसके बारे में आपको क्लैरिटी अच्छे से, आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को पढ़ा बेटा आपने, अमोनिया को पढ़ा, यूरिया को पढ़ा, यूरिक एसिड को पढ़ा, प्यूरिन्स को पढ़ा, इस तरीके TMAO को पढ़ा। आपने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है, हमारी बॉडी में अमोनिया कैसे बनता है और कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन। अमोनिया हमारी बॉडी में लिवर के अंदर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। फिर उस अमोनिया को ये लेते हैं हम ऑर्निथीन साइकिल में डालते हैं, चाहे आप वर्ड बोले ऑर्निथीन, चाहे वर्ड बोले क्रेब्स हिंसलेट साइकिल, चाहे बोले यूरिया साइकिल। तो इसके अंदर आपने अमोनिया डाला, ATP का इस्तेमाल किया और उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली अब आपके पास यहाँ पर यूरिया है जो आपके पास बन चुका है। अब कंडीशन किस तरीके से आगे है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे लेके चला जाएगा, ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, हम यहाँ पे देखें। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम पे बेटा आप लोगों ने इसके अलावा एक और ऑब्जर्व किया था कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो ये हमारे पास एनिमल किंगडम में अलग अलग एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं। जब हम ह्यूमंस में देखते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से चीजें बेटा आपके सामने पड़ी। याद रखिएगा, हमारा मेन थीम इस चैप्टर में है कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन के जो वेस्ट होते हैं उनकी एक्सक्रीशन को समझ पाए। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन को बेटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा एसेसरी। एसेसरी को सबसे पहले पढ़ेंगे। एसेसरी वो हैं जो आपके पास बॉडी के अंदर बनने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको निकालेंगे। तो फिर प्राइमरी क्या करेंगे? प्राइमरी एक्सक्लूसिवली नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ डील करते हैं। प्राइमरीली नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ बाकी लोग डील करें ऐसा नहीं कहूँगा। जो बॉडी में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, प्राइमरीली उसके साथ डील करता है। तो यानी जो किडनीज हैं वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन के साथ इन्वॉल्व है, और जहाँ पे वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन के साथ इन्वॉल्व है तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्लूडेड है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही? अब देखो, आपकी स्टमक का काम क्या? स्टमक से हार्मोन्स बनते हैं। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, खुद सोचो, मेरा क्वेश्चन है डज द स्टमक मेन हार्मोन्स? तो आप कहेंगे यस, स्टमक में जी सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिन बनाते हैं, इस तरीके से रहते हैं। तो अगर मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टमक का एक्सक्लूसिव का हार्मोन्स बनाना है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं ना। और एक और स्टेटमेंट सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, तो आप फंक्शन ऑफ स्टमक में डाइजेशन पहले बोलोगे या फिर आप उसका ये वाला फंक्शन बोलोगे कि वो हार्मोन्स बनाते हैं? आंसर क्या बोलोगे बेटा? डाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे एक प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो उनका मेन और सबसे बड़ा और सबसे एक्सक्लूसिव फंक्शन क्या है कि वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करें। ये जो एसेसरी जितने भी हैं इनके दूसरे अपने काम हैं, ये कोई और काम भी करते हैं, लेकिन उन कामों के साथ साथ वो थोड़ा बहुत ऐसा काम भी करते हैं कि एक्सक्रीशन भी कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास मैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम में स्टमक अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्टमक का मेन काम एंडोक्राइन सिक्रीशन नहीं है। इट माइट बी इन्वॉल्व इन द एंडोक्राइन सिस्टम, दैट्स टोटली पॉसिबल, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको मेन काम है। उसी तरीके से एक्सेसरी है, उनका मेन काम कुछ और है, बट उसके साथ साथ वो एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व है, तो उनको एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम लोग टर्म करेंगे, राइट? उनको इस तरीके से टर्म करेंगे। तो आप यहाँ देखो, एक्सेसरी हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन बट कैरी आउट एक्सक्रीशन आल्सो। सांस लिया, छोड़ा, ये सब लंग्स के थ्रू अपन मीडिएट कर रहे हैं। अगर बेटा ये सब अपन लंग्स के थ्रू मीडिएट कर रहे हैं तो आप ये सोचो, ये ऐसी वाली अगर कंडीशन है तो वहां पे लंग्स क्या कर रहे हैं? सांस, ऑक्सीजन बॉडी के पास भेज रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको भी हटा दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, बॉडी से रिमूव कर दे रहे हैं। तो लंग्स को हम इस तरीके से कह सकते हैं। स्किन बॉडी के मेन काम प्रोटेक्शन करती है, बट यस, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और ये स्वेट ग्लैंड जो स्किन के अंदर हैं ये क्या काम कर सकते हैं? एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके अलावा, जस्ट अ सेकेंड, स्किन के बाद इन्होंने लिवर दिया हुआ है। लिवर के अंदर बेटा बाइल जूस। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इतना तो मुझे लगता है, उम्मीद है तुम्हें आता है, बाइल जूस हमारी बॉडी के अंदर, क्या उसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं बेटा वो बिलीरुबिन होते हैं, बिलीवर्डिन होते हैं। ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बने कैसे? अगर इनकी फॉर्मेशन पे आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जब हमारी बॉडी में आरबीसी टूटता है तो हीमोग्लोबिन निकलता है,
हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोबिन और हीम पार्ट। हीम पार्ट को हम लिवर के अंदर प्रोसेस करते हैं और बना डालते हैं क्या, ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये स्टेटमेंट 100% सही है ना बेटा। तो अब आपके पास बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन एक तरीके से एक प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स हैं, और ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन अपने को और नहीं चाहिए, ये हमारी बॉडी में अगर रिटेन रह जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का अमाउंट अगर ह्यूमन बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो तो हमें नुकसान हो सकता है, तो इनको एक्सक्रीट करना है। तो देखो लिवर बाइल प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, यूरिया प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। कंसेप्ट पक्का दिमाग में जा रहा है ना बेटा। नेक्स्ट देखो इंटेस्टाइन, यहाँ पे इंटेस्टाइन को एनसीईआरटी भी कहती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। कैसे? एक्सेस सॉल्ट्स, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, आयरन, इन सब चीजों की जो एक्सेस होती है उसको फीसिस के साथ एलिमिनेट कर देते हैं। जो जरूरत से ज्यादा कुछ सॉल्ट्स हमारी बॉडी में पड़े होते हैं उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंटेस्टाइन। तो आपको स्किन समझ आया, आपको लिवर समझ आया, इनफैक्ट आपको टीयर्स भी इसके बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए। स्किन, लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आई बिलीव आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर यहाँ से कहानी क्लियर हो गई है तो अब मेरे साथ आगे देखिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मेन प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व? उनके अंदर सबसे पहले किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यानी सबसे पहले हमारे पास किडनीज, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बनाएं, ये बीन शेप होती है बेटा किडनीज। किडनी से इस तरीके से निकलते हैं यूरेटर्स, यूरेटर्स जाते हैं किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम विद इन द ह्यूमंस, जो प्राइमरी एक्सक्रीशन ऑर्गन है या प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इतना समझ गए? आगे देखो इसके साथ, जस्ट अ सेकंड, किडनीज की बात करी जाए बेटा, ध्यान से देखिएगा। किडनीज के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इन वर्ड्स को समझेंगे, इनको याद रखेंगे, बहुत जरूरी। किडनीज कैसे बनती हैं बेटा? हमारी बॉडी में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो उनमें से मेसोडर्म से आती है किडनीज। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो किडनीज को मेटानेफ्रिक कहा जाता है। आपको जब एनिमल किंगडम बढ़ाया गया था तो आपको प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ये 3 वर्ड बोले थे। अगर कभी भी वर्ड आता है मेटानेफ्रिक, तो यानी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अगर मेटानेफ्रिक होगा तो इट इज द मोस्ट डेवलप्ड। अगर प्रोनेफ्रिक या प्रोटोनेफ्रिक होगा तो वो लीस्ट डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे आपके पास मेटानेफ्रिक यानी ह्यूमंस में मिलने वाली किडनीज मैक्सिमली, जितना मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी उनकी हो सकती है, मैक्सिमली डेवलप्ड होती है। रेट्रोपेरिटोनियल, ये वर्ड 2 मिनट में समझाता हूँ, समझना, अभी रुकना। नेक्स्ट वर्ड, राइट किडनी लोअर देन द लेफ्ट। अगर आप अपनी बॉडी में राइट एंड लेफ्ट किडनी को ऑब्जर्व करें तो जो आपकी लेफ्ट किडनी होगी वो आपके पास थोड़ी सी क्या होगी? राइट किडनी होगी, वो थोड़ी सी नीचे होगी। राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट किडनी। राइट किडनी का थोड़ा सा नीचे होगा। क्यों? बिकॉज लिवर के पास बड़ा सा राइट लोब होता है। देखो इस बात को अगर आप बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो ये आपका लेफ्ट बनता है, ये आपका राइट बनता है बॉडी के अंदर। तो लिवर के अंदर इस तरीके से राइट लोब इस तरीके से होता है। तो इस वजह से बॉडी के अंदर इनकी प्लेसमेंट ऐसे होती है कि जो अपने पास राइट होती है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में देखिए थोड़ा सा नीचे। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लिवर के अंदर ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, राइट लोब इस तरीके से एक्सटेंडेड है, तो हमें ये वाली कहानी क्लियर होती है। आर वी डन बेटा? इतना क्लियर? यानी अगर मेरे साथ पॉइंट बोलो, मेसोडर्मल क्लियर, मेटानेफ्रिक क्लियर, किडनी लोअर लेफ्ट, ये वाला समझ आ गया। किडनी की पोजीशन बोले तो अगर आप ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने स्केलेटल सिस्टम नहीं पढ़ा। आप जब मेरे साथ स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा। हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग हिस्से होते हैं। सर्वाइकल होता है, थोरासिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कॉक्सिजियल होता है। ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल सिस्टम होते हैं। तो वर्टिब्रल सिस्टम में थोरासिक, T12 लास्ट वाली थोरासिक और थर्ड वाली लंबर, इनके बीच में आपके पास यहाँ पे इस लेवल पे आपको किडनीज मिलती है। तो ये बेटा अभी आपके लिए कुछ जरूरी नहीं है। मैं ऐसा कहूँगा कि इस बात को भी लिखोगे, इस बात को कुछ इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं। जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ लोगे और उसको पढ़ने के बाद इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको चुटकियों में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अब तुम्हें वर्ड समझाना है रेट्रोपेरिटोनियल। क्या है ये वर्ड रेट्रोपेरिटोनियल? तो आओ मेरे साथ देखो। क्या है ये वर्ड रेट्रोपेरिटोनियल? तो आओ मेरे साथ देखो। वर्ड है बेटा रेट्रो
पेरिटोनियल वर्ड है बेटा मैं रेट्रो। आपको बताना चाहता हूँ पेरिटोनियल वर्ड आता है पेरिटोनियम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ और पेरिटोनियम क्या होता है? जब आप एक ह्यूमन बॉडी देखते हो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके पास सबसे ऊपर वाले कुछ रीजन्स आते हैं जिसे हम इस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। सबसे ऊपर वाले कुछ रीजन्स आते हैं जिसे हम इस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। अलग अलग जोन्स ह्यूमन बॉडी में बेटा हम क्लासिफाई करते हैं। अलग अलग जोन ऊपर वाले ये वाले जोन्स को हम लोग कहते हैं थोरैसिक, अबव द डायफ्राम। ये वाले जोन डायफ्राम से लेकर नीचे तक इस रीजन को कहते हैं एब्डोमेन, डायफ्राम से लेकर और इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं पेल्विस। ये अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक। एब्डोमेन जो है, अगर मैं एब्डोमेन को देखूं तो एब्डोमेन के अंदर से यहाँ से इस तरीके से आपके पास क्या जा रही है, गट जा रहा है। समझ लीजिए ये इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारे के सारे इलाके हैं। ये हमारे पास इस तरीके से जो ये दिखा दिया मैंने, ये हमारे पास बॉडी फॉल है। इमेजिन कर पा रहे हो? अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, पेनक्रियाज, लिवर, ये बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इधर इधर ऐसे ऐसे सिचुएटेड है, समझ लो। तो अब ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस खाली स्पेस इज सीलोम। ओके बेटा, तो सीलोम जो है यहाँ पे खाली स्पेस है, तो मैं कहता हूँ कि इस सीलोम के अंदर वाली लाइनिंग कि इस सीलोम के और इस सीलोम के बाहर वाली साइड की लाइनिंग, जिसको मैं ऑरेंज से ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस ये दोनों की दोनों लाइनिंग आपके पास किसकी बनी होनी चाहिए? ये वाली और ये वाली लाइनिंग मेसोडर्म की बनी होनी चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे कौन सा वाले रीजन में फोकस कर रहा हूँ? एब्डोमेन। तो बेटा ये मेसोडर्म की बनी हुई, और इस मेसोडर्म की बनी हुई लाइनिंग को हम लोग टर्म करते हैं पेरिटोनियम। क्या टर्म करते हैं? पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम इज द मेसोडर्मल लाइनिंग और सीलोमिक एपिथेलियम इन द एब्डोमेन एरिया, इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक। पेरिटोनियम क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रो पेरिटोनियल। ये वर्ड अपने को आ गया। रेट्रो का मतलब क्या होता है? पीछे। ये वर्ड अपने को आ गया। बिहाइंड। रेट्रो का मतलब क्या होता है? पीछे। कैसे बिहाइंड मतलब हुआ? देखो यहाँ पे समझो, जो मैं इस ऐसे दिखा रहा हूँ, दिस इज द बॉडी वॉल। क्या है? बॉडी वॉल है, जो आपके शरीर की वॉल है, ये बॉडी वॉल समझो। क्या है? बॉडी वॉल है, जो आपके शरीर की वॉल है, ये बॉडी वॉल समझो। बॉडी वॉल ये है, और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की बॉडी वॉल ये है, और यहाँ से देखते हैं ऑरेंज कलर की ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल। और बॉडी वॉल की दोनों तरफ हमने अभी अभी यहाँ पे ऑरेंज कलर से क्या देखी थी बेटा? बॉडी वॉल की पेरिटोनियम देखी थी ना? अभी अभी यहाँ पे ऑरेंज कलर से क्या देखी थी बेटा? और ये वाली चीज़ क्या है? देखी थी ना? बॉडी वॉल। हम समझा रहे हैं रेट्रो पेरिटोनियम। तो कोई चीज़ इस पेरिटोनियम से पीछे होनी चाहिए, इस पेरिटोनियम से पीछे होनी चाहिए। तो हम जब देखते हैं किडनीज को, तो किडनीज ना यहाँ पर इस सीलोम में सिचुएटेड नहीं है, यहाँ नहीं। किडनीज कहाँ सिचुएटेड है? यहाँ पे इस बॉडी वॉल के अंदर। कहाँ पर? इस बॉडी वॉल के अंदर। किडनीज यहाँ पे इस बॉडी वॉल के अंदर एसोसिएटेड होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा पेरिटोनियम है, ये जो पेरिटोनियम है, इससे पीछे विद इन द बॉडी वॉल किडनी सिचुएटेड है, इसलिए किडनीज के लिए वर्ड यूज करते हैं रेट्रो पेरिटोनियम। आपको बात क्लियर हुई? ये एग्जैक्टली होता है रेट्रो पेरिटोनियम। तो मुझे उम्मीद है आपको रेट्रो पेरिटोनियम अच्छे से समझ आया। किडनी तक का स्ट्रक्चर कहाँ है, किस लेवल पे है, कौन सी किडनी नीचे है, राइट वाली, लेफ्ट वाली किडनी ऊपर है, थोरैसिक T12 और L3 लंबर के 3 के बीच में सिचुएटेड है। ये मेटानेफ्रिक किडनी है, मेसोडर्म से डिराइव्ड है। इस तरीके की सारी बातें अपन स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट अब अपन किडनी के स्ट्रक्चर को देखेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक बीन शेप दिखाई देगी। बीन शेप यानी एक राजमा जैसी शेप। राजमा तो खाए ना, जैसे राजमा होता है। राजमा को भी बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजमा को किडनी बीन कहते हैं। क्यों किडनी बीन कहते हैं? क्योंकि राजमा की शेप किडनी जैसी होती है, और हम किडनी की शेप को कैसे कहते हैं? राजमा जैसी। तो किसी मर्जी को समझ लो, आपको दोनों बढ़िया से बात समझ आ जाएगी। किडनी के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते रहना। किडनी के स्ट्रक्चर में एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बेटा रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। ये देखने में किस तरीके से केमिकल, मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर देखे तो ये फाइब्रस कोलाजन का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? फाइब्रस यानी कोलाजन फाइबर का बना हुआ है। ये रीनल कैप्सूल है। रीनल कैप्सूल
कैप्सूल को जब अपन देखते हैं तो ठीक उससे अंदर फिर हम किडनी के स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब किडनी को लीजिए, काटिए, और काटने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो आपको यहाँ दिख रहा है। हम किस तरीके से देखते हैं, एक बार हम किडनी को इमेजिन करने की कोशिश ही करते हैं। इमेजिन क्या, देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिखाई देगी। इमेजिन करने की कोशिश ही करते हैं, इमेजिन क्या, देखने की कोशिश करते हैं Just give me a कैसे second. दिखाई देगी। ये तो किडनी तो देखनी चाहिए। एक सेकंड बेटा, किडनी यहाँ पे हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम को ऐड ऑन करते हैं। यहाँ से हम इस पोर्शन से इधर देखना शुरू करते हैं, यहाँ से हम किडनीज को। पोर्शन से इधर देखना शुरू करते हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर अपने को जो दिखाई दे रहा है ये है किडनीज का स्ट्रक्चर। अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। एकदम देखो राजमा जैसे दिखाई दे रही है, राइट। अब इस किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स को ऐड ऑन कर दें, देखो किडनी के अंदर इस तरीके से ये वाली किडनी के अंदर जा रही है, ये देखो किडनी के अंदर दिखाई जा रही है, दिखा रही है पिंक वाली, यस। अगर हम किडनी के अंदर देखें तो यहाँ पे आपके पास आर्टरीज भी होनी चाहिए जो किडनी के अंदर जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाली को जो अब दोबारा पिंक हो गई है किडनी के अंदर जा रही है, तो किडनी के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स जाती हैं। ये बात हमें समझ आती है। किडनी का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हम किडनी के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को काट देते हैं। काट देने के बाद अंदर से हमें किडनी बेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। क्या आप लोग इस बात को अच्छे से समझ और इमेजिन कर पा रहे हैं? देख पा रहे हो बेटा ये स्ट्रक्चर, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी के बाहर वाले हिस्से में जो अब आपको एक ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से के अंदर आपके पास एक फाइब्रस कैप्सूल होता है। फिर आप किडनी को काट देते हो और काटने के बाद आपको कुछ दिखाई देता है। क्या, ध्यान से किडनी को काट देते हो और काटने के बाद बेटा अपने को क्या दिखाई देता है, किडनी में ना ये बाहर वाला पोर्शन जो आपको अभी अभी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये हम किडनी का बाहरी एरिया है। इस एरिया को पूरा का पूरा हम लोग टर्म करते हैं कॉर्टेक्स। इमेजिन हो पा रहा है बेटा? तो बाहरी एरिया कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स को बेटा देखो मैं तुम्हें साइड से दिखाता हूँ। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर्स उभरे उभरे दिखाई दे रहे हैं जो अब सब ग्रीन हो गए, राइट। इनको हम लोग नाम क्या देते हैं, रीनल पिरामिड्स। क्यों? क्योंकि पिरामिड जैसा कोन शेप में है। देख पा रहे हो जैसे पिरामिड का जैसे ऐसा सा कोन शेप होता है, तो वैसे ही ये कोन शेप का दिखाई दे रहा है। क्या ये आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, रीनल पिरामिड्स। ये कॉर्टेक्स, एक सेकेंड, क्या दिखाई दे रहा है, रीनल पिरामिड्स। ये कॉर्टेक्स, एक सेकेंड, ये कॉर्टेक्स दिखाई दिए, ये आपको रीनल पिरामिड्स दिखाई दिए, और इसके अंदर वाला ये जितना एरिया होता है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये इफेक्टिवली सारा का सारा एरिया बेटा किस में आता है, रीनल मेड्यूला। किस में आता है, रीनल मेड्यूला। यानी हम क्या कर रहे हैं, किडनी को दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं। हम किडनी को बाहर वाला एक कॉर्टेक्स वाला हिस्से में बांट दे रहे हैं जो अभी भी आपको दिखाया, और उसके बाद हम दूसरा हिस्सा बना दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं किडनी का मेड्यूला। ध्यान से देखिएगा, ये किडनी, किडनी में बाहरी एरिया जिसको मैं येलो से बना दे रहा हूँ, किडनी में बाहरी एरिया जिसको मैं येलो से बना दे रहा हूँ। ये बाहर येलो से बनने वाला सारा का सारा एरिया, ये एरिया आपके पास कौन सा हुआ, कॉर्टेक्स का हुआ। और ये अब जो आपको ब्लू से एरिया दिखाई देगा, ये सारा का सारा एरिया होगा मेड्यूला। इस मेड्यूला वाले एरिया के अंदर बेटा आपको इस तरीके से पिरामिड्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, पिरामिड्स। और क्योंकि ये पिरामिड जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और क्योंकि ये मेड्यूला में है तो इनको मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। देखो मेड्यूलरी पिरामिड। ध्यान से बात समझने वाली ये है कि जब भी आप किडनी पढ़ोगे तो किडनी के साथ एसोसिएटेड होता है बेटा रीनल। तो आपके पास रीनल वर्ड जब भी किडनी आएगी तो आप रीनल को समझ के रखेंगे, ठीक। तो अब कहानी क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं। हम कहते हैं कि ये जो आपके पास बाहरी कॉर्टेक्स वाला एरिया है, ये ध्यान से रखना, ये वाला कॉर्टेक्स वाला एरिया इज एक्सटेंडिंग विद इन द मेड्यूला वाला एरिया। देखो ऐसा लग रहा है ना, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स एरिया ये मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड कर रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स, या फिर इसको अपन टर्म करेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या टर्म करेंगे, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये वाला पोर्शन बेटा एनसीईआरटी इसकी एक पूरी की पूरी आप एक बस लाइन देती है। आप जब इस चैप्टर के बाद मेरे इस नोट्स को पढ़ाने के बाद जब आप एनसीईआरटी वापस देखेंगे आपको ये वाली बात बहुत ही इफेक्टिवली क्लियर होगी कि कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या होता है। मैंने कहा एट सम रीजन्स द कॉर्टेक्स इज एक्सटेंडिंग विद इन द मेड्यूला एंड इट इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कॉलम। कॉर्टेक्स वाला इलाका आपको समझ आ गया, किडनी के ऊपर रीनल कैप्सूल होता है ये समझ आ गया, किडनी के अंदर मेड्यूलरी पिरामिड
पिरामिड्स होते हैं, ये समझ आ गया। अब मेड्यूलरी पिरामिड्स के नीचे आपने को क्या देखने को मिलता है, ध्यान से मेरी बात देखो। मेड्यूलरी पिरामिड्स के नीचे आपने को क्या देखने को मिलता है? ये आपके पास एक मेड्यूलरी पिरामिड है इस तरीके से, और इस पिरामिड के नीचे बेटा आपको ना एक ऐसा गड्ढा मिलता है, एक समझ लीजिए एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है, एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है, और ये जितना भी ऊपर से सामान आता है वो इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर भर जाता है। समझ रहे, समझ लो ऊपर से बहुत सारा जो भी सामान आ रहा है, क्या सामान है वो तो हम बाद में देखेंगे, वो इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जाके भर जाता है। तो दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। अब हर इसके साथ एक कप शेप स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होगा, और फिर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों कप शेप स्ट्रक्चर एक बड़े कप के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो जो ये छोटे कप्स हैं तो इनको कहेंगे हम लोग माइनर कैलिक्स, और इनको कहेंगे मेजर कैलिक्स। क्या आपको बात क्लियर हुई? तो यानी मेड्यूलरी पिरामिड जाता है माइनर कैलिक्स में, और 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स और बड़े इलाके में खुलते हैं जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। किसको कहते हैं? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस बेटा ओपन हो जाता है इन दी यूरेटर्स। देखो यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे समझ अगर आना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे माइनर कैलिक्स मिलेगा। अगर आपको ब्लैक से दिखा देता हूँ, यहाँ पे माइनर कैलिक्स मिलेगा, इधर मेजर कैलिक्स मिलेगा। ये वाला रीजन आपके पास रीनल पेल्विस का होगा, और रीनल पेल्विस देखिए ओपन हो जा रहा है किसके अंदर? यूरेटर में। तो आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न समझ आया? पहले कौन सा था? मेड्यूलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, और फाइनली इनटू द यूरेटस। क्या एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से बात क्लियर हो गई? ये बेटा बेसिक स्ट्रक्चर है किडनी का। किडनी एग्जैक्टली कैसे होती है, क्या काम करती है, किस तरीके से किडनी का पूरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड से, ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग किडनी को काटेंगे, और काटने के बाद देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। अब इसके किडनी को काटा यानी एनाटॉमी करी, और किडनी के अंदर रीजन्स मिले जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक रीजन होगा कॉर्टेक्स, और दूसरा रीजन क्या होगा? मेड्यूला। कौन कौन सा रीजन? एक रीजन कॉर्टेक्स, और बेटा दूसरा रीजन क्या हुआ? मेड्यूला। डन। कॉर्टेक्स इज बाहरी रीजन। देखने में अगर देखा जाता है तो कॉर्टेक्स का कलर डार्क होता है, और उसमें दिखाई देते हैं कि ऐसे दाने दाने जैसे सब्सटेंसेस कॉर्टेक्स में पड़े, उस चीज को हम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जो कॉर्टेक्स है आउटर डार्कर रीजन है ना, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। मेड्यूला इसके रिस्पेक्ट में, कॉर्टेक्स बाहरी तो मेड्यूला अंदर, कॉर्टेक्स डार्क तो वो लाइट, ग्रैन्युलर कॉर्टेक्स हुआ तो ये कैसा हुआ? स्ट्राइटेड और स्मूथ जैसा सिंपल सा हुआ देखने में। और इनके अंदर क्या क्या होता है, ये वाले स्ट्रक्चर्स बेटा आपको नहीं समझ आएंगे, ये मैंने आपको लिख दिए हैं अभी आपको नहीं समझ आने वाले। तो आप इसको अपने पास आप लिख तो चुके हो, जब तक ये स्ट्रक्चर जस्ट अभी नेक्स्ट सेक्शन में नहीं समझाता आपको नहीं समझ आएंगे। तो जब तक मैं नेक्स्ट वाला सेक्शन समझाऊंगा आप ये वाले स्ट्रक्चर्स को लिख के सिर्फ समझ के चलेंगे कि कुछ ऐसा होता है। क्या होता है अभी देखिए 15-20 मिनट में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे किडनी के स्ट्रक्चर को बेटा समझाया तो हम लोग सीधा सा बोलते हैं कॉलम, रीनल कॉलम्स को कॉलम ऑफ बर्टीनी नाम देते हैं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मेड्यूलरी पिरामिड के नीचे माइनर कैलिक्स होता है, फिर वहाँ पे मेजर कैलिक्स आता है, फिर रीनल पेल्विस आता है, और रीनल पेल्विस के नीचे यहाँ पर क्या आता है? यूरेटर्स। ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर है ना? ये मैं समझा चुका हूँ। तो अगर आपसे पाथवे पूछा जाता है तो पाथवे एग्जैक्टली क्या होता है? पाथवे सबसे पहले मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग, मेड्यूलरी पिरामिड, उसके बाद माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स, उसके बाद रीनल पेल्विस, और उसके बाद आप क्या बोलेंगे? फाइनली यूरेटर्स। समझ पा रहे हो? ये मेड्यूलरी पिरामिड बेटा कहाँ है? मेड्यूला के अंदर, और मेड्यूला से ऊपर क्या होता है? कॉर्टेक्स। तो अब मुझे तुम्हें ये समझाना है कि ये वाली बातें तो बहुत इजी हैं, ये पाथवे तो बहुत क्लियर है। मुझे तुम्हें ये समझाना है कि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है। समझ पा रहे हो? इन दोनों के बीच में क्या है ये वाली बात समझानी। मैं तुम्हें सबसे पहले डायग्राम दिखाता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली अपन करने क्या वाला है। ये मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड से ऊपर जब हम कॉर्टेक्स देखते हैं तो कॉर्टेक्स में आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। से ऊपर जब हम कॉर्टेक्स देखते हैं तो कॉर्टेक्स में आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
ऐसे स्ट्रक्चर दिखाता है, ध्यान से देखो। ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, ये जो राइट। आपको और ऊपर नेफ्रॉन में जो structure ये वाला दिखाई स्ट्रक्चर दे होता है इसको कहते हैं कलेक्टिंग नेफ्रॉन, राइट। और नेफ्रॉन में जो ये वाला ओके structure बेटा। होता है इसको कहते हैं नेफ्रॉन का अगर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है तो मुझे मालूम होता है जब भी वर्ड नेफ्रॉन आएगा तो वो किडनी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये वो नेफ्रॉन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें हेल्प करता है किस चीज़ की प्रोडक्शन में, यूरिन की प्रोडक्शन। नेफ्रॉन का बेटा अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर अपने को मिलता है बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन का बेटा अगर स्ट्रक्चर देखें, मैं आइडिया दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ डिटेल में, सिर्फ आपको दिमाग में छप जाए कि एग्जैक्टली अपने को पढ़ना क्या है। नेक्स्ट होता है पीसीटी, नेक्स्ट होता है लूप ऑफ हेनली। ये सब अपने स्ट्रक्चर्स बेटा देखें पहले। ये डीसीटी और यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट, समझ आया। अब एक यहाँ पे इस मेड्यूलरी पिरामिड में, इस मेड्यूलरी पिरामिड में आपको एक कलेक्टिंग डक्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती, मल्टीपल कलेक्टिंग डक्ट होती है। कितनी होती है? बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट होती है, मल्टीपल कलेक्टिंग, ठीक है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट। इसके नीचे आपके पास बाकी ये वाले स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिखाए, समझ पाए। तो अगर मैं आपसे पाथवे बोलूँ, पाथवे पूरा का पूरा कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले बन रहा है बोमेंस कैप्सूल, दूसरा पाथवे बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद बन रहा है लूप ऑफ हेनली, फिर आपके पास बन रहा है डीसीटी, फिर आपके पास बन रहा है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से आपके पास क्या शुरू हो गया? मेड्यूलरी पिरामिड। फिर इसके बाद क्या होता है? माइनर कैलिक्स। तो उसके बाद क्या बन रहा है? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स के बाद बेटा आपके पास बन रहा है रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर्स। बोलो बात क्लियर हो रही? सिंपल था ना? ये अरेंजमेंट तो आपको बेसिक समझ आया। ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो अपन यहाँ पढ़ रहे हो, तो ये क्या कहलाता है बेटा? नेफ्रॉन। लूप ऑफ हेनली नहीं, डीसीटी तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है नेफ्रॉन। तो क्या है नेफ्रॉन, क्यों है नेफ्रॉन, क्या कर रहा है काम, ये सारी की सारी बात अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए नेफ्रॉन, हमें ये नेफ्रॉन पढ़ना था, तो नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, बड़े ध्यान से देखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी किडनी का स्ट्रक्चर अगर कोई चीज से बन रहा है, अगर कोई चीज इन्वॉल्व है किडनी के स्ट्रक्चर बनाने में, तो वो चीज है नेफ्रॉन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किडनी का स्ट्रक्चर नेफ्रॉन से बन रहा है, हमें समझ तो आता है। दूसरी चीज, किडनी में जो फंक्शन हो रहा है वो भी नेफ्रॉन की वजह से हो रहा है। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, किडनी में, किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो भी नेफ्रॉन की वजह से है, किडनी का जो फंक्शन है वो भी नेफ्रॉन की वजह से है। तो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट को हम क्या टर्म करते हैं? नेफ्रॉन टर्म करते हैं। क्या इस पॉइंट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोई डाउट है? नहीं? तो बेटा आगे बढ़ के देखते हैं नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन के हिस्से क्या क्या होते हैं। नेफ्रॉन के जब स्ट्रक्चर को बेटा अपन लोग बनाते हैं तो नेफ्रॉन में दो हिस्से बनते हैं, एक मालफिजियन कॉर्पस्कल और दूसरा टिब्यूल। क्या बोला? मालफिजियन कॉर्पस्कल और दूसरा टिब्यूल। ये नेफ्रॉन के दो हिस्से। मालफिजियन कॉर्पस्कल के अंदर बोमेंस कैप्सूल आता है, ग्लोमेरुलस आता है, और टिब्यूल्स के अंदर पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एंड कलेक्टिंग टिब्यूल। अभी मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया? मैंने आपको बोमेंस कैप्सूल पढ़ाया, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी पढ़ाया। मैंने इन दोनों को अभी टच नहीं किया। मैं अब, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया देना था नेफ्रॉन का, तो मैं दे चुका। अब मैं आपको ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग यानी इनके पीछे का जो बैठा हुआ कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट आप समझ जाओ। स्पेसिफिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मैं ऐसा कहूँगा, ध्यान से देखना, इधर आपको कलेक्टिंग डक्ट दिखाई दे रही है, इधर कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी के बाद छोटा सा पोर्शन होता है, उसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं। यानी डीसीटी के बाद आएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट। कोई खास बात नहीं। खास बात ये है कि यहाँ पे कोई एक चीज़ है, ग्लोमेरुलस। अब क्या है ग्लोमेरुलस, क्या है ये वाली बात अपन समझते हैं। तो आओ मेरे साथ और देखो क्या है ये वाली बात अपन समझते हैं। तो मेरे साथ याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये एक्स्ट्रा बातें आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे जिस हिसाब से आपको ज़रूरत लगेगी। याद रखिएगा, इसलिए क्लास से पहले अगर अनटिल अनलेस आपको मैंने बोला ना हो तो क्लास के पहले आप नोट्स बना लेंगे।
आपके नोट्स क्लास से पहले बन जाने चाहिए, और जब आपके नोट्स आपके क्लास से पहले बन चुके होंगे तब क्लास के बाद जब क्लास चल रही होगी तो आपके पास रिटन नोट्स होंगे, तो उनके अंदर पॉइंट्स बेटा पेजेस डाल के आप एडिशन कर सकते हैं। इतनी मेरी बात ध्यान रखना, इसी तरीके से चलोगे बाद में कभी परेशान नहीं करना, ठीक है। करें स्टार्ट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो मुझे बोलो किडनीज में क्या करना था बेटा। ये हमारे पास इधर है किडनीज, और किडनीज क्या करती हैं, क्या करती हैं हमारी बॉडी में लिवर, ठीक, लिवर के पास डीएमिनेशन की वजह से अमोनिया बनता है, बात क्लियर। लिवर अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, हाँ बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द साइकिल ऑफ ऑर्निथीन साइकिल। यानी लिवर था, चलो किडनी को भी उड़ाओ यहाँ से, लिवर की कहानी देखते हैं। लिवर के अंदर अमोनिया बन गया और अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया गया यूरिया के अंदर बाय ऑर्निथीन और अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया गया यूरिया के अंदर बाय ऑर्निथीन। कोई डाउट नहीं इसमें, नहीं ना, सिंपल। अब पुत्र जी ये यूरिया बन चुका है, क्या करोगे अब इस यूरिया को? इस यूरिया को आपको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। कहाँ निकालना है? बॉडी से बाहर निकालना है। और लिवर ऊपर बैठा है, किडनीज नीचे बैठी है, तो मैं कैसे इस लिवर से यूरिया को निकाल के किडनीज के पास लेके जाऊंगा? तो बेटा अगर लिवर से अगर आपको ये लेके जाना है किडनीज के पास, तो यहाँ से ये किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। तो अब यूरिया जो बना लिवर में वो ब्लड से निकलता है और वो पहुंचेगा किसके पास? किडनी के पास पहुंचेगा। स्टेटमेंट सही। तो अब आप ये समझ लीजिए इस तरीके से अपने पास किडनी है, और किडनी के अंदर आपने देखा था ना इस तरीके से आपके पास ये वाले पोर्शंस, इस तरीके से किडनी की रीनल आर्टरी किडनी में एंटर कर रही है। देखो यहाँ पर क्या आपको रीनल आर्टरी दिखाई दे रही है? ये किडनी के अंदर जा रही है। तो किडनी के अंदर बेटा ये रीनल आर्टरी जा रही है, और जब रीनल आर्टरी अब इस किडनी के अंदर जाती है तो आते आते ये अपने साथ ऊपर जो बना हुआ है यूरिया उसको अपने साथ लेके आ रही है। जब ये रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर पहुंच रही है तो बेटा आर्टरी बटेगी आर्टेरियोल में। आर्टरी जब किडनी के अंदर पहुंच रही है, आर्टेरियोल आगे बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद आर्टेरियोल क्या बनाएंगे? आगे जाने के बाद बहुत ही स्मॉल कैपिलरीज। क्या आपको समझ आ रहा है? यानी यहाँ पर ये आर्टरी ने फाइनली जाके क्या बना दी? कैपिलरीज। ये आर्टरी। तो मैं कहूँगा कि इस आर्टरी में जो यूरिया था वही यूरिया इसी कैपिलरी के अंदर है, ब्लड के अंदर डिसॉल्व, राइट। तो जब किडनी में ये कैपिलरीज आती हैं तो ये कैपिलरीज कहाँ जाती हैं? ये वाली बात हम देखते हैं। जब आप किडनी में बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हो तो नेफ्रॉन ना कुछ इस तरीके से आपके पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हो तो नेफ्रॉन ऐसे बेटा इस तरीके से आपके पास, ठीक। अब ये जो कैपिलरीज है ना बेटा ये नेफ्रॉन के पास इस तरीके से आती हैं, और नेफ्रॉन में जो बॉमेंस कैप्सूल होता है वहाँ पर आते हैं। ये एक आर्टरी आ रही है और आर्टरी आगे इस तरीके से, और स्ट्रक्चर इस तरीके से आर्टरीज की बढ़ जाती है, और ये आर्टरी आती है और इस तरीके से चले जाती है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि ये आर्टरी नहीं बोलना चाहिए, कैपिलरी बोलना चाहिए। ये जो कैपिलरीज थी ना बेटा, आर्टरी आर्टेरियोल में बटा, आर्टेरियोल आगे कैपिलरीज में बचा। ये कैपिलरीज इंडिविजुअल किसके पास जा रही हैं? बॉमेंस कैप्सूल के पास। बॉमेंस कैप्सूल यानी नेफ्रॉन के पास जा रही है। कौन जा रहा है? ये कैपिलरीज। तो मैं कहूँगा इधर कैपिलरीज, तो मैं कहूँगा आई, उसने इंटरैक्ट किया बॉमेंस कैप्सूल के साथ और कैपिलरी चली गई। क्लियर? याद रखिएगा, कैपिलरी आई, बॉमेंस कैप्सूल के साथ इंटरैक्ट किया और कैपिलरी चली गई। इस इंटरैक्शन के दौरान इस कैपिलरी के अंदर ये जो ब्लू कलर से जो यूरिया पड़ा है वो कहाँ चले जाता है? इस बॉमेंस कैप्सूल में चले जाता है। ये जो यूरिया दिखा रहा हूँ ये यहाँ से इसके अंदर चले जा रहा है। क्या आपको क्लियर हो रहा है? ये यूरिया इसके अंदर चले जा रहा है। तो अब यहाँ मैं जो बात समझाना चाहता था वो वर्ड था ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज अंडरस्टूड एज टफ्ट। टफ्ट मतलब गुच्छा ऑफ आर्टरीज, ऑफ कैपिलरीज, आई एम सॉरी, ऑफ कैपिलरीज which exchange material with Bowman's material capsule। with अब आपको ग्लोमेरुलस समझ आया?
ग्लोमेरुलस का बेटा सिग्निफिकेंस समझ आया कि ग्लोमेरुलस एग्जैक्टली क्या कर रहा है। ऊपर से जितना भी माल हमारे पास, जितना भी सामान आ रहा है, वो सामान फाइनली बोमेंस कैप्सूल के साथ एक्सचेंज हो जाए, ये पॉसिबल होना चाहिए। तो सामान यानी जो यूरिया हमें बॉडी से बाहर निकालना है, वो हम ब्लड के थ्रू भेजते हैं किडनीज में जाके वो आर्टेरियोल्स आगे जाके कैपिलरीज में बढ़ती है, और कैपिलरीज ये यूरिया और बॉडी से जितना भी यूरिया के साथ एक्स्ट्रा पानी और जितना भी सामान है वो यहाँ से निकाल देती है। यानी यूरिया निकाल दिया, यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा आपके पास सॉल्ट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको यहाँ से इसमें डाल दिया जाता है। कहानी क्लियर। ये बोमेंस कैप्सूल बेटा आगे बढ़ता है, ध्यान से देखते रहना इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। बोमेंस कैप्सूल आगे बढ़ता है, तो मैं यहाँ पे इसको बोमेंस कैप्सूल लिख देता हूँ। चलो, बोमेंस कैप्सूल आगे बढ़ता है तो बेटा अपने पास पीसीटी आता है, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनली आता है, उसके बाद डीसीटी आता है, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग उसके बाद डीसी ट्यूब्यूल आता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आता है, डक्ट आता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो अब कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, जरा मेरी बात को ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अब कंडीशन क्या हो रही तो है, इतनी चीज को, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो Just give me a second. तो इतनी चीज को जो अभी आपके सामने बन रही है, ये दोनों चीज जिसमें यानी बोमेंस कैप्सूल है, जिसके अंदर पूरा ग्लोमेरुलस है, इतनी चीज को बेटा हम लोग क्या टर्म करते हैं, हम इसको टर्म करते हैं माल इतनी चीज को बेटा फीजियन हम इसको टर्म करते बॉडी, हैं माल या फिर फीजियन मालफीजियन बॉडी, कॉर्पस या को। फिर मालफीजियन। कहानी क्लियर हुई? अब नेक्स्ट पोर्शन, जो नेक्स्ट पोर्शन ये है, कहानी क्लियर हुई? अब नेक्स्ट पोर्शन, जो नेक्स्ट पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग टर्म करते हैं इस पोर्शन रीनल हम लोग टर्म करते हैं ट्यूब्यूल्स। तो अब जो आपको ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स में दिखा रखा है, ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये आपको ग्रीन बॉक्स और ये दोनों एक किसके पार्ट हैं? नेफ्रॉन के पार्ट। ये दोनों एक। क्या आपको ये वाली कहानी इस पूरे डायग्राम से इफेक्टिवली क्लियर हो गई है? तो बहुत बढ़िया। तो आप मेरे साथ यहाँ पर आके देखिए, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हम बात किए तो मालफीजियन कॉर्पस्कल बोलिए चाहे मालफीजियन बॉडी, उसके दो हिस्से हैं, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, डायग्राम के साथ समझा चुका। नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स में पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सारी की सारी नेफ्रॉन के पार्ट। देखो बेटा, हमने यहाँ तक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को भी ऐड किया। ये सब के सब रीनल ट्यूब्यूल्स या सिंपल ट्यूब्यूल्स बोलो, सब एक सिंगल नेफ्रॉन के पार्ट है। अब हमारी किडनीज में कई लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, लाइक लैक्स। ठीक, इतना समझ आया? अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम मालफीजियन कॉर्पस्कल बोलो, रीनल कॉर्पस्कल बोलो, मालफीजियन बॉडी बोलो, एक ही बात होती है। उसमें बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? बोमेंस कैप्सूल का। बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखो तो बेटा, क्या आपको कप शेप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक। बोमेंस कैप्सूल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे बेटा डॉट डॉट से लगा रखी है। क्या है डॉट? इस बात को हम लोग अभी समझते हैं। पहली चीज, ये कप शेप स्ट्रक्चर है, बात समझ आती है। दूसरी चीज, इसकी जो ये वाली वॉल है, ये वाली जो वॉल को मैं यहाँ पे हाईलाइट सा कर रहा हूँ, ये वाली वॉल स्क्वामस सेल्स की बनी है। स्क्वामस सेल्स बेटा स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनकी बनी हुई है। और ऐसे स्क्वामस सेल्स को हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। तो जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये अपने पास क्या है? पोडोसाइट्स। ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं जो मॉडिफाई हो चुके हैं, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अराउंड रैप्ड होते हैं ताकि फिल्ट्रेशन करी जा सके, क्योंकि इनके अंदर स्लिट पोर्स होते हैं। नहीं समझ आया ना? तो समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से मेरी बात देखिए। यहाँ पर आपको रेड कलर से बेटा क्या दिखाई दे रही है? चलो मैं इस स्ट्रक्चर को ना पूरा का दोबारा बना देता हूँ, आपको बनते हुए समझ आए। आप समझ लो, ग्लोमेरुलस की आर्टरीज होती हैं, उनका बेटा गुच्छा होता है,
टफ्ट होता है आप समझ लो तो मैं एक glomerulus के आर्टरी का एक हिस्सा, कैपिलरी आर्टरी क्यों बोल रहा हूँ, कैपिलरी का एक हिस्सा बना देता तो मैं हूँ। समझ लो एक ग्लोमेरुलस की कैपिलरी का एक हिस्सा है। कैपिलरी आर्टरी क्यों बोल रहा हूँ? मुझे पता है कैपिलरी का एक हिस्सा बना इस देता हूँ। कैपिलरी से समझ लो, एक glomerulus यूरिया की निकलना कैपिलरी का एक है, हिस्सा वाटर है। निकलना है, तो ये सब चीजें मुझे बेटा पता यहाँ से है, निकलनी। तो इस कैपिलरी के अंदर ये सब सामान पड़ा है। तो अब इस कैपिलरी से जो यूरिया है, जो एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स है, यही निकलना चाहिए। इस कैपिलरी से ब्लड नहीं निकलना चाहिए। इस कैपिलरी से ब्लड यानी आरबीसी नहीं निकलना चाहिए। इस कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं निकलने चाहिए। कुछ ही चीजें निकलनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो हम इस कैपिलरी के बाहर बॉम्बिंस कैप्सूल को देखते हैं, क्योंकि कैपिलरी इधर, बॉम्बिंस कैप्सूल इधर। मेरे हाथ को देखो, ये कैपिलरी, ग्लोमेरुलस और इधर बॉम्बिंस कैप्सूल, ये इस तरीके से जुड़े हुए, समझ रहे हो? यानी बॉम्बिंस कैप्सूल के अंदर इस तरीके से पड़ी, और बॉम्बिंस कैप्सूल के जो सेल होते हैं वो उसने इस कैपिलरी को बेटा कुछ इस तरीके से पूरा एनसर्कल किया होता है। कुछ इस तरीके से पूरा इन सेल्स से इस कैपिलरी को इस तरीके से पूरा का पूरा एनसर्कल किया हुआ। इन सेल्स से इस कैपिलरी को इस तरीके से पूरा का पूरा एनसर्कल किया हुआ। जानबूझ के मैं आपको सेल्स दिखा रहा हूँ, समझ आ रहा है? ये जो सेल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सेल्स किसके हैं? बॉम्बिन्स कैप्सूल के। और बेटा कौन से सेल्स हैं ये? पोडोसाइट्स। अब ध्यान से देखते रहना, आपको कंसेप्ट समझ आएगा। इधर कैपिलरी है जो एक ट्यूब है। हम यहाँ समझ सकते हैं कि कैपिलरी कुछ है, यहाँ पर मार्कर तो नहीं है, ये समझ सकते हैं ये कैपिलरी है, ये एक कैपिलरी है। इधर बॉम्बिन्स कैप्सूल के सेल हैं। ये सेल इस तरीके से अरेंज्ड हैं जैसे मेरी उंगलियां। ध्यान से देखना, एक सेल ऐसा, दूसरा सेल ऐसा, और ये एक दूसरे के बीच में इस तरीके से अरेंज्ड है। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? ये इस तरीके से अरेंज्ड है। तो अगर आप इनके अंदर देखोगे, आपको क्या छोटे छोटे, मेरी उंगलियों के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनके ये छोटे छोटे स्पेसेस को बेटा हम लोग टर्म करते हैं छोटे छोटे स्लिट्स। जब इन दोनों के बीच में ये इस तरीके से, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये हाईलाइटर सा बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्पेसेस दिखाई देते हैं। दीज स्मॉल स्पेसेस आर कॉल्ड एज स्लिट पोर्स। तो इन स्लिट पोर्स में क्या होता है, ये एकदम एक छन्नी की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? छन्नी की तरह। छन्नी यानी सीव की तरह। किसकी तरह? एक छन्नी की तरह यानी सीव की तरह। तो जो ब्लड में से सामान है वो पहले इनसे छनता है, और इनसे छनने के बाद किसके अंदर आ जाता है? किसके अंदर आता है? बॉम्बिन्स कैप्सूल के अंदर पहुंच जाता है। तो समझो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है। यहाँ पे कंडीशन ये वाली है कि इधर ग्लोमेरुलस में सामान था, वो छन गया इन पोडोसाइट्स की मदद से, और फिर फाइनली वो कहाँ पे पहुंच गया? इस एरिया में पहुंच गया, जो आपको एरिया भी हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या आपको बात क्लियर हो गई? तो ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ये बनाते हैं स्लिट्स, यानी स्लिट पोर्स बनाते हैं, जो फिल्टर करता है ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बॉम्बिन्स कैप्सूल में आने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बॉम्बिन्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। क्या आपको इतना कंसेप्ट, इतनी बेसिक बात है बेटा टोटली अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से क्लियर हो गई? अगर आपको यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई तो आप मेरे साथ इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो स्लिट पोर्स क्लियर देखने के लिए बेटा ये डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम के नाम पे हमारे पास ये वाला पोर्शन है, पूरा का पूरा ये आपके पास कैपिलरी है। कैपिलरी के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये जो आपको ग्रीन और ब्लू में दिखाई दे रहे हैं ये पोडोसाइट्स हैं। अब ये पोडोसाइट्स हैं, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं। यानी क्या बनाते हैं यहाँ पे? फिल्ट्रेशन स्लिट्स का मतलब, इधर एक सेकेंड, स्लिट्स बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं यहाँ पे? फिल्ट्रेशन स्लिट्स का मतलब इधर फिल्ट्रेशन स्लिट्स बना रहे हैं, यानी इन फिल्ट्रेशन स्लिट को हम स्लिट पोर्स बनाते हैं, कहते हैं। ये स्लिट पोर्स बना रहे हैं, और इनकी मदद से क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लड को छान दिया जाएगा, और ब्लड को छानने के बाद वापस डाल दिया जाएगा। क्या आपको यहाँ पे स्लिट पोर्स दिखाई दे रहे हैं? ये स्लिट पोर्स के थ्रू सामान सारा का सारा छन के कहाँ पर चल जाता है? बॉम्बिन्स कैप्सूल के अंदर चले जाता है। क्या इतनी बात अपने को क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम लोग ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो, आपको ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बेसिक दिखाई दे रहा है कि ग्लोमेरुलस यहाँ से आया, यानी ग्लोमेरुलस का इस तरीके से देखो, ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है। तो यहाँ पे एक आर्टेरियोल आया, आर्टेरियोल ने यहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा बनाया, और आर्टेरियोल यहाँ से चला गया। ध्यान से देखो, आर्टेरियोल इस तरीके से आया, यहाँ पे कैपिलरीज यानी जो ये ग्लोमेरुलस है उसने उसका यहाँ पे गुच्छा बनाया, और यहाँ से वो चला गया। तो ध्यान से देखिएगा, जो आता है उसको कहते हैं आफरेंट आर्टेरियोल। क्या कहते हैं? जो आ रहा है आफरेंट आर्टेरियोल, और जो जा रहा है वो इफरेंट आर्टेरियोल।
क्या कहते हैं जो आ रहा है वो afferent arteriole है, वो यहाँ से लाके सामान एक्सचेंज करता है और फिर वापस चले जाता है efferent arteriole। समझ आया? यानी याद कैसे करते हैं, क्योंकि बेटा ये दो वर्ड्स afferent और ये efferent वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वर्ड्स को याद कैसे करते हैं, जो ला रहा है ला उसको afferent और जो लेके जा रहा है वो efferent। तो A फॉर आ, E फॉर efferent। सिंपल समझ आ गया? तो ये हमारे पास बात क्लियर हुई। ये afferent arteriole, ये efferent arteriole और यहाँ पे ये आपके पास stuffed of capillaries। क्या आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हुई? तो बेटा अब सोचो, यहाँ पर आपके पास एक पूरा का पूरा बॉक्स है। मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बना के ही दिखाता हूँ। जस्ट आपके पास एक पूरा का पूरा बॉक्स है, मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से एक अपने पास इधर एक बॉक्स है, प्लास्टिक है, बहुत ही एक अपने पास मतलब एक प्लास्टिक का बॉक्स है, प्लास्टिक है। यहाँ पे उसके दो तरफ आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं। प्लास्टिक का बॉक्स है, कैसे हैं देखते। यहाँ पे एक बहुत मोटी पाइप है जो इसके अंदर पानी ला रही है, बहुत मोटी पाइप। और यहाँ पे एक पतली सी पाइप है जो इससे पानी लेके जा रही है, पतली पाइप यहाँ से पानी लेके जा रही है। तो जब इस तरीके से होगा तो पानी ज्यादा अंदर आ रहा है और कम बाहर निकल रहा है उतने टाइम में। तो इस कंडीशन की वजह से जो पानी होगा क्या इसकी वॉल्स पे प्रेशर डालेगा? यस और नो? डालेगा ना, बिल्कुल। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये जो afferent है, ला वाली यानी afferent है, इसका ल्यूमन वाइड है। ये efferent जो है इसका ल्यूमन आपके पास नैरो है। तो इस वजह से इनके साइज डिफरेंस होने की वजह से इधर यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्रेशर लगता है ब्लड का, यानी ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस तरीके से होते हैं कि हम पे प्रेशर है, हमें बाहर आने दो। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है, बैठे हैं कॉन सेल्स, यहाँ पे बैठे हैं पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स इनको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद पोडोसाइट्स क्या काम करते हैं, पोडोसाइट्स इस तरीके से अरेंज्ड है बेटा, देखते रहो यहाँ पर। और फिल्टर करने के बाद पोडोसाइट्स जब इस तरीके से अरेंज्ड है तो कुछ सामान यहाँ से इधर पहुँच पाता है, और पोडोसाइट जब इस तरीके से अरेंज कुछ सामान यहाँ से इधर पहुँच पाता है, कुछ सामान आफ्टर गेटिंग फिल्टर्ड, नॉट ऑल बट सम सामान पहुँच पाता है इन दी बाउमेंस आफ्टर गेटिंग फिल्टर्ड कैप्सूल। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई? तो क्या आपको इस बात की इंटेलिजेंस, इस बात की क्वालिटी समझ आई कि हमारे पास afferent का डायमीटर बड़ा करके efferent का डायमीटर छोटा करके हमें फायदा क्या हो रहा है? ये वाला फायदा होता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और ग्लोमेरुलस में प्रेशर से चीजें अपने आप इस तरीके से फिल्टर होने के लिए आगे आ जाती हैं। तो क्या आपको ग्लोमेरुलस के लिए देखो, स्मॉल लेंथ लार्जर डायमीटर, तो सामान ज्यादा अंदर आया, आपके पास यहाँ पे आपके पास डायमीटर ज्यादा है कम है, तो जब सामान ज्यादा आता है निकलता कम है तो टफ कैपिलरीज में प्रेशर लगता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात समझते हैं, इस तरीके से कंडीशन हो रही है। ये आगे efferent arteriole आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, ये कुछ बनाता है और ये जो कुछ बनाता है उनको हम लोग सिंपल से टर्म करते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि जब मैं पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता दूंगा तो आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर समझ आया, यहाँ आपको बाउमेंस कैप्सूल क्लियर, इधर अपने को ग्लोमेरुलस क्लियर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इन दी नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे विद इन द पीसीटी। इस पूरे के पूरे पीसीटी को पढ़ेंगे, लूप ऑफ हेनरी पढ़ेंगे, डीसीटी को पढ़ेंगे और नेफ्रॉन के टाइप्स पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक क्या आपको सारी की सारी पॉइंट्स और बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगर यहाँ तक क्लियर हो चुकी है तो आप इस बात को, इतने पोर्शन को एनसीईआरटी से पढ़िएगा। इनफैक्ट आगे भी इन दी एडवांस पढ़ के रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड। ताकि आपको अच्छे से